आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। डॉक्टरी का पद हासिल करने के बाद मेरी नौकरी एक बड़े अस्पताल में लग गई थी, मगर वो नौकरी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं। बहुत जल्द ही मेरा ट्रांसफ़र गांव के एक सरकारी अस्पताल के मॉर्ग में हो गया। मॉर्ग यानी पोस्टमार्टम घर। मुझे ये नौकरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो पोस्टमार्टम घर गांव के अस्पताल से थोड़ी दूरी पर एक खाली जगह में था, और जैसा कि वो इलाका गांव का था तो अस्पताल और पोस्टमार्टम घर कैसा होगा आप समझ ही सकते हैं। जिस वजह से चीर फाड़ के लिए ज़्यादा लाशें नहीं आती थी। वहाँ मॉर्ग में मैं ही इकलौता डॉक्टर था, और मेरे अलावा बस एक ही स्टाफ था जो कि बाकी कामों को संभालता था। कई बार मैंने ये नौकरी छोड़ने का भी मन बनाया, मगर दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सोचकर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। ऐसे ही बस किसी तरह जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन की बात है, उस दिन सुबह से ही मॉर्ग में एक भी लाश नहीं आई थी। मैं और स्टाफ शंकर, हम लोग अपनी अपनी जगह बैठे बतिया रहे थे। इसी बीच शंकर बोला, डॉक्टर बाबू, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज हम आधा बेला की छुट्टी लेकर अपने घर चले जाएं। क्या है कि हमारी बिटिया को आज डॉक्टर दिखाना है, तो चले जाएं घर। शंकर काफ़ी ईमानदार आदमी था। जब से मेरे साथ काम कर रहा है तब से उसने एक बार भी छुट्टी नहीं ली। तूफान आए या आंधी, वो ठीक अपने काम पर पहुंच जाता है। उसकी इसी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया था, जिस वजह से मैंने उसे छुट्टी दे दी। जिस पर शंकर बोला, ठीक है साहब, अब कल मिलते हैं, ताला वाला मारकर शाम को निकल जाइएगा। और मेरे इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शाम होने को आई। मेरी ड्यूटी शाम के 5:30 बजे तक की थी, तो 5 बजे तक मैं धीरे धीरे निकलने की तैयारी करने लगा। ऐसे मौके पर लाश ढोने वाली वैन ठीक मुर्दाघर के दरवाजे पर आकर रुकी, और वैन में सफ़ेद कपड़ों में लिपटी 2 लाशें थीं। तभी वैन वाला बोला, डॉक्टर बाबू, 2 लाश हाजिर हैं। इस पर मैंने कहा, पर अब तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, कल होगा ये काम। इस पर वैन वाला बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आज ही करना होगा, ऊपर से ऑर्डर है, किसी नेता के सगे संबंधी की लाश है। मेरे पास अब और कुछ बोलने को तो था नहीं, तो मैंने उस वैन वाले से कहा, ले आओ, अंदर कर देता हूँ। जिसके बाद एकाएक दोनों लाशों को मॉर्ग में लाया गया। जिसके बाद वैन वाला वहाँ से निकल गया और मैं अपने काम पर लग गया। मैं जानता था कि 2 लाशों का पोस्टमार्टम करने में काफ़ी समय लग जाएगा, रात हो जाएगी, मगर जब ऊपर से हुक्म आया है तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे आधी रात ही क्यों ना हो जाए। और फिर मैंने काम में शुरू कर दिया। उस वक्त मैं मुर्दाघर में बिल्कुल अकेला था। ऊपर से मॉर्ग के आसपास कोई घर भी नहीं था। मैं अपना काम यानी चीर फाड़ करता रहा। ऐसे ही काम करते करते कब 4 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला, मगर अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। रात हर पल गहराती जा रही थी। ठीक रात के 11 बजे जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने राहत की सांस ली। मैं चीरफाड़ वाले कमरे से बाहर निकला तो पता चला कि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। मैं काम में इतना मग्न था कि बारिश का पता ही नहीं चला, मगर अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं, मेरे पास तो छाता भी नहीं है। ऊपर से बाहर जो बिजलियां चमक रही थी, उनके बीच मुझे बाहर जाना सही नहीं लग रहा था। लिहाजा मैं अपने टेबल पर जाकर बैठ गया। रात हर पल और भी गहरी होती जा रही थी, मगर बारिश थी जो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि मैं काफ़ी देर से लगातार काम किए जा रहा था, इसलिए अब मैं काफ़ी थक चुका था।
मैंने सामने वाली टेबल पर सिर झुकाकर अपने आंख बंद कर लिए। अभी मैंने अपने आंख बंद किए ही थे कि तभी सामने वाले कमरे से, यानी चीरफाड़ वाले कमरे से मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। आवाज़ काफ़ी अजीब सी थी, जैसे वहाँ उस कमरे में कोई बातें कर रहा हो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी तो मैं यहाँ अकेला हूँ, फिर ये आवाज़ कैसी। कन्फर्म करने के लिए मैं अपनी जगह से उठकर उस कमरे के अंदर गया, लेकिन जैसा सोचा था ठीक वैसा ही उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ उन 2 लाशों को छोड़कर जिनका पोस्टमार्टम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था। लिहाजा मैं वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बारिश अभी भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। रात के 11:15 बज चुके थे। मुझे भूख भी काफ़ी तेज लगी हुई थी, मगर वहाँ खाने का कुछ था ही नहीं। मैं निराश होकर वापस बेंच पर सिर डालकर सो गया। अभी मैं वापस सिर झुकाया ही था कि तभी उसी कमरे से मुझे स्ट्रेचर घसीटने की आवाज़ आने लगी। मैंने सिर उठाकर जब उस कमरे की तरफ देखा तो मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा, क्योंकि वो डेड बॉडी वाली स्ट्रेचर अब बिल्कुल दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये स्ट्रेचर अपने आप ही कमरे के पास कैसे आ गई। हालांकि स्ट्रेचर में चक्के लगे हुए थे, मगर फिर भी बिना किसी के धक्का दिए स्ट्रेचर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। फिर ये स्ट्रेचर दरवाजे के पास कैसे आ गई? उस वक्त तक भी मैं डरा नहीं था। मैं अपनी जगह से उठकर वापस उस कमरे में गया और स्ट्रेचर को अपनी जगह पर ले जाने लगा। अभी मैं स्ट्रेचर को धक्का दे ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस पर लेटे हुए डेड बॉडी के पैरों पर गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में हरकत हुई हो। मेरा तो कलेजा मुंह में आ गया था, पर शायद ये सिर्फ मेरा एक वहम मात्र था। यही सोचकर मैं स्ट्रेचर को उसकी जगह पर ले गया और वापस अपने टेबल की ओर लौट ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे पैर अटक से गए। मतलब मैं चाहकर भी आगे जाने के लिए अपने कदम नहीं उठा पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों को कस के पकड़कर रखा हो। तभी एक और स्ट्रेचर अपने आप ही कमरे में इधर से उधर होने लगी। मेरा डर 7वें आसमान पर जा पहुंचा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अपने आप ही डेड बॉडी से लदी हुई स्ट्रेचर इधर उधर कैसे हो सकती है? मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मैं जोर जोर से चीखने लगा, मगर मैं जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आसपास मेरी चीख सुनने वाला कोई है ही नहीं। इतने में ही स्ट्रेचर पर पड़ी दोनों डेड बॉडीज एकदम से उठकर बैठ गईं। ये देखकर मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। भला ये कैसे हो सकता है? जिन बॉडीज का अभी कुछ देर पहले पोस्टमार्टम हुआ हो, वो कैसे उठ सकती है? मैंने किसी तरह जी जान लगाकर अपना पैर छुड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने घर भाग गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैं मॉर्ग पहुंचा तो वैन वाले से पूछने पर पता चला कि ये दोनों औरत आदमी पति पत्नी थे। पता नहीं क्यों दोनों ने एक साथ में जहर खा लिया। उस दिन के बाद से मैंने वो पोस्टमार्टम करने का काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।